स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर और चोक कॉइल की। तो चोक कॉइल क्या होता है? चोक कॉइल इज सिंपली क्या होता है, इंडक्टर होता है लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस वाला, जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लेजिबल होता है या बहुत कम होता है। आइडियल केस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है। इसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस सर्किट को, करंट को रिड्यूस करने के लिए, सर्किट में करंट रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि पावर कंजप्शन कम ना हो, या मतलब कम हो, बिल्कुल भी कंज्यूमिंग पावर जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। इस तरह से हम चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। अब चोक कॉइल को करते क्या हैं, हम सीरीज़ में ऐड कर देते हैं, किसी भी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके सीरीज़ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने चोक कॉइल देखा होगा, कहाँ देखा होगा? आपने ट्यूब लाइट में देखा होगा, जिसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा चोक लगा होता है पीछे की तरफ, जो हम लगाते हैं ट्यूब लाइट, वहाँ पे चोक लगाते हैं सीरीज़ में। तो वो करता क्या है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको डिक्रीज़, वो जो है करंट को क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है, और अगर मैं इंडक्टेंस की बात करूं तो इसमें करंट क्या होता है, लीड करता है किस एंगल से, π/2 से। तो पावर क्या होगा इसमें, पावर एवरेज इज इक्वल टू EI cos 90 डिग्री, जीरो हो जाएगा cos 90। ठीक है, तो जो है चोक कॉइल में जो पावर कंजप्शन है वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो पावर कंजप्शन जो है वो कितना होगा, P एवरेज इज इक्वल टू EI इंटू R ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। यहाँ पर जो R है वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और L क्या है, इंडक्टेंस है। ठीक है, तो आइडियल केस में R ज़ीरो है तो केवल इंडक्टेंस ही रहेगा। ठीक है ना, यानी कॉस फाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वहाँ पर कॉस फाई जीरो नहीं होगा, कॉस फाई कितना हो जाएगा, R ओवर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। इस केस में ये यूज़ कहाँ होता है, चोक कॉइल का यूज़ होता है कंट्रोल करने में करंट का। ठीक है, और जहाँ पर हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं और करंट को, अगर हम रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके करंट को कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पर कंजप्शन पावर का ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, और इस मेथड से, चोक कॉइल मेथड से, एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होगी और हमारा पावर कंजप्शन कम होगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफॉर्म करता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई करंट, यानी करंट हाई होगा, वोल्टेज लो होगा, उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज और लो करंट में। लो वोल्टेज हाई करंट को हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लो हाई वोल्टेज लो करंट को हम लो वोल्टेज हाई करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पावर में कोई चेंजेस नहीं आता है। जो ट्रांसफार्मर है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, बनता कैसे है? इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है लेमिनेटेड कोर होता है एक, जिसको हम सैंड मिक्स्ड आयरन से इसको सेल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिससे एडी करंट लॉसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो थोड़ा कम होता है। क्लियर? उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक कॉइल को रैप करते हैं, यानी कॉपर वायर से एक रैपिंग करते हैं उस सैंड मिक्स आयरन सेल पर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल पे एक
जो है वैक्स पेपर को हम रैप कर देते हैं, जिससे इंसुलेट हो जाता है, और उसके ऊपर फिर सेकेंडरी कॉइल को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं, लपेट देते हैं, ठीक है, जो कि आउटपुट सेक्शन होता है। इन प्राइमरी कॉइल से इनपुट सेक्शन देते हैं और सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट सेक्शन देते हैं, ठीक है ना। अब जो ट्रांसफार्मर है वो दो टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इससे पहले हमने बताया था कि हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में चेंज करता है। तो जब ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करेगा, इस केस में उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। और ऐसे में जो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, ठीक है। स्टेप डाउन में क्या होगा, वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इस केस में सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होंगे एज़ कंपेयर टू प्राइमरी सेक्शन, ठीक है ना। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है के जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इट इज़ अ रेशियो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है के, और के इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो के है वो 1 से ज़्यादा होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो के है वो 1 से कम होता है, ठीक है ना। ठीक, टोटल जो अरेंजमेंट है उसको हम इमर्ज करते हैं। एक स्पेशल टाइप का ऑयल आता है जिसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल कहते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये इंसुलेशन का काम करता है दोनों जो है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, और क्या काम करता है, कूलिंग का काम करता है। मतलब मेन काम जो इसका होता है, जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका काम होता है कूलिंग प्रोवाइड करना ट्रांसफार्मर को, ठीक है ना। आप ट्रांसफार्मर के पास जाइए, देखिए चारों तरफ वो ऑयल टाइप का वो रहता है, तो वो उसका काम होता है कूलिंग का काम करना, ठीक है ना। वर्किंग कैसे है, इसको कैसे वर्क करता है, ये क्या करते हैं हम, जैसे ही प्राइमरी कॉइल में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कंटिन्यूअस चेंज करता है प्राइमरी सेक्शन में एज वेल एज इन सेकेंडरी सेक्शन में। वो ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन वो चेंज होने लगता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो होने लगता है, क्लियर। तो अगर हाई वोल्टेज है तो वहाँ पर लो वोल्टेज, दूसरे सेकेंडरी कॉइल में लो वोल्टेज आ जाएगा, अगर इधर लो वोल्टेज है तो उधर हाई वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमेशा चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगी, इस वजह से, ठीक है ना, क्लियर है। तो थ्योरी में आप इसको लिख सकते हैं, प्राइमरी कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो कितना होगा, एन पी डी फाई ओवर डी टी, और सेकेंडरी कॉइल में ई एस इज इक्वल टू एन एस डी फाई ओवर डी टी। अगर दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ई पी ओवर ई एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, ठीक है। यानी प्राइमरी कॉइल में कितना वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे, क्लियर है ना, समझ में आया। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में हम बराबर कर दें तो जो है उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से हो गए। अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करें तो इसमें एनपी है और दूसरे में सेकेंडरी कॉइल में एनएस। एनपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेक्शन, एंड एनएस क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सेक्शन। तो माइनस साइन क्यों लगाया गया है, माइनस साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो सेकेंडरी ईएमएफ है वो जो है प्राइमरी ईएमएफ के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है, ये शो कर रहा है, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट है, क्लियर है ना। तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट को अब मल्टीप्लाई करूँ तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होगा, दोनों जो है फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो इसमें करंट्स जो हैं वो करंट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड जो है वो वैलिड होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, अगर पावर का लॉस नहीं है, यानी अगर मैं NS और NP को क्या कर दूँ, मतलब सेम कर दूँ, तो यहाँ पर जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं पावर बराबर हो जाएगा। तो IP ओवर IS इज इक्वल टू ES ओवर EP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ये जो रेशियो है वो बराबर होंगे। कब होंगे? जब कोई पावर लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, पावर लॉस तो होता ही है। ठीक है ना। तो हमेशा इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर से ज़्यादा रहेगा। क्लियर? प्रैक्टिकली इनपुट पावर आउटपुट पावर से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अब हम कह रहे हैं एनर्जी लॉसेस ट्रांसफार्मर में कौन कौन से होते हैं। एक तो कॉपर लॉस होता है, दूसरा फ्लक्स लॉस होता है, तीसरा एडी करंट लॉस होता है। ठीक है ना। जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ट्रांसफार्मर में एक EMF जनरेट हो जाता है और उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम एडी करंट कहते हैं। क्लियर है ना। इसको जो बैक EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर। और कॉपर लॉस मतलब I²R लॉसेस। क्लियर है। I²R लॉसेस जो है वो कॉपर लॉसेस हैं। ठीक है। हिस्ट्रेसिस लॉस होता है और वाइब्रेशन ऑफ कोर की वजह से हैमिंग लॉसेस भी होते हैं। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी मतलब आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर VS ओवर IS अपॉन VP ओवर IP मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी 70 to 90% के आसपास होती है। क्लियर है। यूजेस कहाँ कहाँ होता है? आप यूजेस को देखें तो इसमें वोल्टेज रेगुलेटर बनाया जाता है, टीवी में, रेफ्रिजरेटर में, कंप्यूटर में, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इंडक्शन फर्नेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ जो है वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और ट्रांसमिशन जहाँ पर बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिशन किया जाता है तो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस जो है यहाँ पर बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है लॉस को कम करने के लिए। ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया जाता है। मतलब जहाँ पर भी हम पावर सिस्टम की बात करेंगे वहाँ वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।